18 अप्रैल 1955 ये वो दिन था जब इस महान साइंटिस्ट ने दुनिया को अलविदा कहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दिन 17 अप्रैल 1955 अचानक से आइंस्टीन की धमनियों में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद कहा कि कुछ सर्जरीज के बाद आपकी जान को बचाया जा सकता है। तब इस पर आइंस्टीन बोले कि नहीं, मैं मेरे हिस्से का काम कर चुका हूँ, अब जाने का समय आ गया है। और वहीं हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद आइंस्टीन चाहते थे कि उनकी बॉडी पर कोई रिसर्च ना की जाए और उसे क्रीमेट यानी कि जला दिया जाए, लेकिन पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, जिन्हें मरने के बाद आइंस्टीन के मृत शरीर की जांच करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने बिना किसी को बताए आइंस्टीन का दिमाग और उनकी आंखों को उनके शरीर से निकाल लिया और दोनों को लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग गया, ताकि पता लगाया जा सके कि आइंस्टीन के ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें उतना बड़ा जीनियस बनाता था। थॉमस हार्वे के अनुसार दिमाग को आइंस्टीन के शरीर से अलग करने के तुरंत बाद उसने आइंस्टीन के ब्रेन का वेट किया, जो कि 1230 ग्राम था। उसके बाद लगभग 20 साल तक उसने आइंस्टीन के ब्रेन को संरक्षित करके रखा। फिर आइंस्टीन के बेटे की अनुमति मिल जाने के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया और जिस दिमाग ने दुनिया को E=mc² जैसी महान इक्वेशन दी, उस दिमाग को लगभग 200 से अधिक हिस्सों में काटा गया और दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स के पास भेजा गया। और रिसर्चर्स को कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स पता लगे जो आइंस्टीन को इतना बड़ा जीनियस बनाते थे। सो चलिए जानते हैं उन फैक्ट्स के बारे में और ये भी जानते हैं कि कैसे अपने दिमाग को आइंस्टीनिफाइज किया जाए, यानी कि आइंस्टीन के जैसा बनाया जाए। फैक्ट नंबर 1, डेंसिटी ऑफ न्यूरॉन्स। आइंस्टीन के ब्रेन की सबसे रोचक बात यह थी, जिसने साइंटिस्ट को भी हक्का वक्का कर दिया, कि उनके ब्रेन में ग्लाइल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। ग्लाइल सेल्स ब्रेन के वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स देने का काम इन्हीं ग्लाइल सेल्स का होता है। आइंस्टीन के ब्रेन में इन्हीं सेल्स की संख्या ज्यादा होने के चलते उनके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इन्हीं स्ट्रॉन्ग सिनेप्टिक कनेक्शन के चलते उनका दिमाग इतना पावरफुल दिमाग था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लाइल सेल्स न्यूरॉन्स को नरिश करने का काम करते हैं, तो इन्हीं सेल्स के चलते आइंस्टीन के दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। हमारे दिमाग की न्यू न्यूरॉन्स बनाने की एबिलिटी न्यूरोजेनेसिस कही जाती है। न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइंस्टीन के ब्रेन की एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके ब्रेन में सेल्वियन फिशर नाम का ब्रेन पार्ट नहीं था, जो कि ब्रेन में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे आप महज कुदरत का एक करिश्मा समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, कॉर्पस कलोसम। हमारा ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। पर दोनों हेमिस्फीयर का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि लेफ्ट वाला हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए, एनालिटिकल और मैथमेटिकल स्किल्स के लिए, वहीं राइट वाला हिस्सा आर्ट के लिए, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए। वो ब्रेन के दोनों हाफ्स कॉर्पस कलोसम के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कॉर्पस कलोसम दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करती है और दोनों हिस्सों में होने वाले ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है, यानी कि कॉर्पस कलोसम के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रेवल करती है। इसलिए जितना अच्छा ये ब्रिज होगा, यानी कि जितनी मोटी कॉर्पस कलोसम होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग दोनों ब्रेन के बीच बनने वाले कनेक्शंस होंगे और जितने अच्छे दोनों हेमिस्फीयर के बीच कनेक्शन होंगे, उतना ही इंटेलिजेंट वो इंसान होगा। सो नाउ आइंस्टीन की कॉर्पस कलोसम की बात करें तो वो आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा मोटी थी और उनके ब्रेन के 3 हिस्से विजुअल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लेफ्ट पैराइटल लोब एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे और इन्हीं तीनों पार्ट्स के वेल कनेक्टेड होने के चलते उनका दिमाग ही उनकी लेबोरेटरी था। ब्रेन के इन पार्ट्स के बारे में अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ कॉर्पस कलोसम। इसका सीधा और सरल आंसर है मेडिटेशन। जितना देर आप मेडिटेशन करोगे, उतनी ही थिक आपकी कॉर्पस कलोसम होती जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान दोनों हेमिस्फीयर साइमल्टेनियसली काम करते हैं और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतने ही अच्छे दोनों हेमिस्फीयर के कनेक्शन होते जाएंगे। एक एक्सपीरियंस मेडिटेटर की कॉर्पस कलोसम नॉर्मल इंसान से लगभग 9% ज़्यादा मोटी होती है। फैक्ट नंबर 3, पैराइटल लोब। आइंस्टीन के ब्रेन की काफ़ी सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि उनके ब्रेन का लेफ्ट पैराइटल लोब एक आम इंसान से लगभग 15% बड़ा था। अब ये कोई नहीं जानता कि उनके ब्रेन का लार्जर पैराइटल लोब जेनेटिक था या ब्रेन के इस हिस्से का बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से वो इतना बड़ा हो गया था। खैर सच जो भी हो, लेकिन ब्रेन का ये हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पजल, सुडोकू, रीडिंग, कोडिंग करके आप अपने लेफ्ट ब्रेन यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का यूज बढ़ा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंसान के दिमाग का सबसे हाईली और न्यूली डेवलप्ड हिस्सा है, जो कि लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाके डेवलप हुआ है और ब्रेन का यही हिस्सा हम इंसानों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है गोल सेटिंग, फ्यूचर प्लानिंग, थॉट कंट्रोल, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। इंसानी दिमाग का इस हिस्सा पूरी तरह डेवलप होने में लगभग 25 साल का टाइम लेता है। जी हाँ, जब तक हम 25 साल के होते हैं तब तक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है।
है। और अगर आइंस्टीन के ब्रेन की बात करें तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप था, इतना ज्यादा कि नॉर्मल इंसान के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में 3 फोल्ड होते हैं, लेकिन आइंस्टीन के ब्रेन में 4 फोल्ड थे। और उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से पैक्ड था। ग्रे मैटर मतलब न्यूरॉन्स। हाईली डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से ही आइंस्टीन इतना यूनिक और क्रिएटिव सोच पाते थे। ऑप्टिमिज्म, दूसरों के प्रति आभार प्रकट करना और एक्सरसाइजेस करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूती मिलती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दिमाग के विकास के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के विकास में भी अपना योगदान दें। धन्यवाद।